लेकिन मेरे मन में एक फीलिंग था कि हाँ मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हूँ और चाइल्ड प्रोडिजी हूँ या एक चाइल्ड प्रोडिजी बनने की तरफ जा रहा हूँ। मैथमेटिशियन बन के क्या ही कर लोगे, कोई टीचर बन जाओगे क्या, या मैथमेटिशियन बन के क्या ही कर लोगे, कितना ही कमा लोगे, ज़्यादा कमाई नहीं होता है ऐसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों का। सपना जो दीदी का था कि कंपनी को एक इंडिया लेवल में ले जा सकते हैं, वो सच हुआ है, क्योंकि आज हमारे ब्रांचेस हैं दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर में। एक शेर जो मेरी कहानी को बहुत सही तरीके से बयां करता है वो ये है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ज़िंदगी ने बहुत ही गिराया, उठाया और भटकाया भी, कभी हौसला बढ़ाया तो कभी दिल भी तोड़ा। आज पलट कर देखता हूँ तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। हाय, मेरा नाम ऋषभ पोदार है और मैं पहले एक चाइल्ड प्रोडिजी था और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ जो मैंने रिकग्नाइज़ किया है, जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मेरे लिए किया, कि उन्होंने मेरे मन में एक कॉन्फिडेंस डाला कि ऋषभ तू कर सकता है। आज हम लोग बहुत जगह मेरे को सुनने में आता है कि बहुत लोग के मन में एक अंदर आवाज़ होती है जो कहती है कि नहीं बेटा तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे मन में वो आवाज़ नहीं है। मेरे मन में आवाज़ है कि ऋषभ तू कर सकता है। और वो कहाँ से आया? वो स्कूल के वक्त से आया, और वो एक पॉजिटिव चीज़ आज तक मेरे साथ रहना बहुत बड़ी बात है। चाइल्डहुड मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे ख्याल से हमेशा से ही मेरा चाइल्डहुड एक रिकग्निशन रहा है मुझे कि मेरा चाइल्डहुड अलग रहा है, और जनरली लोगों का चाइल्डहुड ऐसा नहीं होता है। एक बहुत बड़ा मेरे ज़िंदगी का सत्य है जो जाने बिना नहीं समझा जा सकता मेरा चाइल्डहुड की। मेरा जन्म एक जुड़वा भाई के साथ हुआ था, और जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी सबसे पहली यादें यही हैं कि सब लोग मुझे कहते थे और कि तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत स्पेशल हो कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई है। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए हैं वैसे वैसे करके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हाँ वो लोग सच कहते थे कि हाँ जुड़वा भाई होना एक बहुत लकी चीज़ होता है। जैसे कि देखें तो वो एक जो मन में एक फीलिंग होती है ना, मन में जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना कि मुझे ऐसे दोस्त चाहिए, वैसे दोस्त चाहिए, या मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, वैसा दोस्त नहीं है, या मेरे को इस तरीके के लोग से दोस्ती करना है, उस तरीके के लोग से दोस्ती करना है, या मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं फील हुआ मुझे कभी, या दूसरे लोग से तो हमेशा कम ही फील हुआ, क्योंकि मेरा एक जुड़वा भाई था जो हमेशा एक दोस्त जैसा रहा, और हमेशा उससे कुछ भी बातें शेयर हो सकती हैं और कुछ भी बातें बताई जा सकती हैं। अभी भी जैसे देखें तो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा मेरे जुड़वा भाई को ही मालूम है, और सबसे ज़्यादा बातें भी मैं अपने जुड़वा भाई से ही करता हूँ। क्लास 6 में ऐसा वाकई एक एक्टिविटी चल रहा था जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे, और उस कुछ क्वेश्चंस बनाने में जब मेरा सबमिट किया हुआ क्वेश्चन मैथ्स टीचर ने देखा तो उनको लगा कि कहीं से कॉपी करके लाए हो क्या। तो मैं बोला नहीं, मैंने ही लिखा है। और फिर मैथ्स टीचर ने बताया कि बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि ये तो क्लास 8 में सिखाने जाने वाला क्वेश्चन है, ये अभी क्लास 6 का क्वेश्चन नहीं है। कुछ दिन बाद मैथ्स टीचर क्लास में सबसे पूछती है कि ये ऋषभ खाली मैथ्स में गिफ्टेड है या मैथ्स में बहुत अच्छा है कि और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने फिर वो मैथ्स का होमवर्क ही करना छोड़ दिया, और टीचर को भी मालूम था कि हाँ बाकी सब स्टूडेंट्स मैथ्स का होमवर्क कर रहे हैं लेकिन ये मैथ्स का होमवर्क नहीं कर रहा है। लेकिन वो कभी कुछ बोले नहीं, किए नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे लिए बहुत बोरिंग था वो चीज़। और लाइक उस वक्त मेरे को सेंस नहीं आया, लेकिन अभी जो मैं उस वक्त का सोचता हूँ कि 6th-7th में मैंने मैथ्स का होमवर्क ही नहीं किया था, और खाली क्लास अटेंड करके एग्ज़ाम में हमेशा ऑलमोस्ट 100 ला लेता था। तो मेरे को लगता है कि शायद लाइक कि जो मूवीज़ टीवी शोज़ में या बताते हैं कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ क्लासेस स्किप कर जाते हैं और डायरेक्टली वो एक क्लास या 2 क्लास स्किप करके ऊपर वाले क्लास में चले जाते हैं। तो शायद एक तरीके से मैंने क्लास 6 और 7 का मैथ्स स्किप किया। एक बहुत ही आइडेंटिटी फॉर्म हो गया मेरा मैथ्स के अराउंड। मेरा आइडेंटिटी था कि आई एम वेरी गुड एट मैथ्स एंड आई सी माई सेल्फ एज समवन हु विल बिकम ए मैथमेटिशियन लेटर इन लाइफ। और जो मेरे क्लासमेट्स थे, चाहे वो क्लास 6-7 के हो या स्कूल चेंज करने के बाद क्लास 8, 9, 10 के हो, वो भी मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। वो मेरे को शकुंतला देवी या श्रीनिवासन रामानुजम जैसे फेमस मैथमेटिशियंस से कंपेयर करते थे, बोलते थे। और एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है इसका कुछ हद तक कि हम लोग
सब ईरोड तमिलनाडु में थे और ईरोड तमिलनाडु जन्म स्थान था मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजम का। और मेरे को मन में लगने लगा कि मैं उनके जैसा मैं भी एक मैथमेटिशियन बनूंगा, और आगे उन्होंने जैसे ईरोड का नाम रोशन किया वैसे मैं दूसरा मैथमेटिशियन रहूँगा जो ईरोड का नाम रोशन करे। और जब मैं क्लास 8 में पहुंचा तब हम लोग ने स्कूल चेंज किया था। हम लोग स्टेट बोर्ड से CBSE बोर्ड में चले गए थे, और यहाँ पे नए स्कूल में कोई भी मेरे को जानता नहीं था। और नए स्कूल में वापस एक बार लोगों ने मेरा मैथ्स स्किल को डिस्कवर किया जब एक मैथ्स टेस्ट में मेरे को 100 मार्क्स आए, जबकि बाकी सारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, खाली 2 ही स्टूडेंट्स पास हुए थे। और क्लास 9 से हम लोग IIT JEE का कोचिंग भी स्टार्ट किए। और मैं क्या कहूँगा कि जो नया स्कूल था वो CBSE स्कूल था, वो हमारे ईरोड तमिलनाडु का पहला CBSE स्कूल था। उसके पहले कोई CBSE स्कूल नहीं रहा हुआ था, और हम लोग को तो मालूम भी नहीं था कि CBSE होता क्या है। और जैसे मैं क्लास 8 में एंटर किया था तो उस वक्त क्लास 8 तक ही था, उस वक्त कोई क्लास 9, 10, 11 नहीं था। और जैसे जैसे हम लोग एक साल पास ऑन होते गए वैसे वैसे वो लोग क्लास 9, 10, 11 उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर था, और मैं ये बहुत बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि मैं मैथ्स के कारण पॉपुलर था। पॉपुलर मैं इसलिए था कि स्कूल छोटा था और हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस थे, और अधिकतम वहाँ पे जो भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में आइडेंटिकल ट्विंस देखे नहीं थे, और उनको मालूम नहीं था कि क्या होता है। तो उसके कारण मैं पॉपुलर था। और यहाँ पे जैसे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे जुड़ा भाई के लिए भी सच थी, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ तो मैं खाली आई वर्ड यूज़ करके बता रहा हूँ। तो हम लोग जुड़ा होने के कारण पॉपुलर थे, लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट ये भी था कि फिर सब ऐसा नहीं था कि खाली मेरे टीचर्स और मेरे क्लासमेट्स को मालूम था कि ये लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं करके, वो पूरे स्कूल में वो बात थी। और वो एक एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ा मेरे पे कि आप एक स्कूल में हो और आप सबसे सीनियर मोस्ट हो, आपके ऊपर कोई सीनियर स्टूडेंट्स नहीं हैं स्कूल में, और छोटा स्कूल है और आप फेमस हो, आप पॉपुलर हो, और फिर उस पॉपुलैरिटी के चलते आपके जूनियर्स को भी और जो टीचर्स आपके टीचर्स नहीं हैं उनको भी आपके बारे में सुना है। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार कहा था कि तुम मैथ्स क्लास में क्वेश्चंस आंसर मत किया करो, दूसरे स्टूडेंट्स को आंसर करने दिया करो। वैलिडेशन था, बहुत था। जैसे कि मेरे क्लास के कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमेशा कंटिन्यूसली मेरे से सवाल पूछते थे और मेरे से मैथ्स में हेल्प चाहते थे। और जब मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल होता है, जैसे मैथ्स के लैब होते हैं CBSE में, तो उसमें भी वो मेरे साथ टीममेट हमेशा बनना चाहते थे। और उसके अलावा टीचर्स के थ्रू भी एक रिकग्निशन था। जैसे मेरे को याद है कि एक बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के दौरान मैथ्स टीचर ने ही मेरी मम्मी को बोला था कि आपके बच्चे तो मैथमेटिशियन हैं। जैसे कि क्लास 11 में एक नए फिज़िक्स टीचर ज्वाइन हुए थे हमारे स्कूल में, और उन्होंने पहले क्लास में ही बोला कि उन्होंने मेरे बारे में सुना है, और कि सुना है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ करके। और जब क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम्स था तब सब लोग चाहते थे कि मैं 100 स्कोर करूँ मैथ्स में। और कहीं पे जैसे लग रहा था कि ये स्कूल का ही एक ऑफिशियल प्लान है कि हम लोग नए स्कूल हैं और ये पहला बार हम लोग के स्कूल से 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया जा रहा है, और आके हम लोग अगर ये 100 स्कोर करें तो और हम लोग अट्राइज कर पाएंगे उसको, और ज़्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर पाएंगे हमारे स्कूल में। एक प्रूफ रहेगा कि हाँ देखो हम लोग कितना अच्छा एजुकेशन देते हैं। और वो भी एक पार्ट था जिससे मेरा साइकी को बहुत अफेक्ट हुआ। 9th के बाद क्या हुआ कि हम लोग IIT JEE की कोचिंग में आ गए, तो वहाँ पे तो वो सिलेबस ही इतना वास्ट होता है और इतना तुम दिन भर बैठ के प्रैक्टिस करते रहो कि वहाँ पे एक बोरनेस वाला बात नहीं था। लेकिन हाँ, IIT JEE का कोचिंग हम लोग कर रहे थे, और मेन फोकस तो मेरा तो मैथ्स वाले कोचिंग में ही था। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि IIT के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोग के जो स्कूल की मैथ्स टीचर थी वही हम लोग को IIT का कोचिंग भी देते थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन वो कहीं उतना ये नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि स्कूल तो ऐसे ही नया था। लेकिन मैथ्स टीचर थी, और मैथ्स टीचर बहुत एक्सपीरियंस थी, और वो कहीं दूसरे शहर से आए थे जहाँ पे वो IIT का कोचिंग लिए हुए थे पहले दूसरे स्टूडेंट्स को। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में
जब दूसरे स्टूडेंट्स मेरे स्कूल लाइफ के बारे में पूछते थे तो मैं उनको सच बताता था कि मैं स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़का था और मेरा एक जुड़वा भाई है जो एक बहुत ही अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी। और उनको बिल्कुल से भी इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। वो एकदम हंसते थे और बोलते थे कि तू झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो मैं बोल दूँ कि मेरा एक भाई है जो नासा में है करके, क्योंकि आके वो उनके सामने जो लड़का खड़ा था वो मैं नहीं था, वो मेरे एक परछाई थी। और फिर धीरे धीरे मैंने लोगों को यही बताना बंद कर दिया कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है। जब कॉलेज के बाद मैं वापस ईरोड गया तो कुछ पुराने लोग मिले जो मुझे पहले से जानते थे और वो मुझसे सवाल पूछते कि तेरे साथ क्या हुआ, तू तो इतना होशियार था स्कूल में, हमें तो लगता था कि तू ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा, क्या हुआ। और ये सुन के मुझे बहुत दुख होता था। वो एक कंपैरिजन था, लेकिन ऐसा मेरे मन में फीलिंग नहीं था कि आई हैव मेड इट इन लाइफ। लेकिन मेरे मन में एक फीलिंग था कि हाँ, मैं मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हूँ और चाइल्ड प्रोडिजी हूँ या एक चाइल्ड प्रोडिजी बनने की तरफ जा रहा हूँ करके मन में ख्याल था। और एक मैंने एफर्ट भी डाला उसके प्रति। जैसे जब क्लास 11 में मैं था तब मैंने रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स पे एक पेपर लिखा और वो पेपर ऐसे कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं था, लेकिन वो एक सीड जैसा था जो मैं चाहता था कि हाँ, अभी मैंने कुछ किया है जो एक सीड जैसा मैं प्लांट कर सकता हूँ और जिसको मैं वाटर करके एक मैथ्स में एक करियर बना सकता हूँ। और मेरे मन में बहुत साल से था कि बहुत कम एज में ही मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे को मैथ्स में स्कूल के बाहर भी रिकग्निशन मिलेगा, क्योंकि जो भी रिकग्निशन था पूरा स्कूल के अंदर का रिकग्निशन था और स्कूल बहुत छोटा था। लेकिन मेरे मन में था कि हाँ, अडल्ट बनने के पहले पक्का मैं कुछ मैथ्स में ऐसा करूँगा कि मेरे को स्कूल के बाहर भी रिकग्निशन मिलेगा। और जब मैंने वो रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स का पेपर लिखा तो मेरे मन में यही आया कि ये वो पेपर है, ये वो चीज़ है जो मैं इतने साल से सोच रहा था, जो जिससे मुझे रिकग्निशन मिलेगा स्कूल के बाहर भी और मैं एक मैथमेटिशियन बनने में अपना करियर स्टार्ट करूँगा। एक मैथमेटिशियन कैसे बने, लोग रिकग्नाइज़ करें कि हाँ, मतलब कि अभी तक इसने बहुत मैथ्स में एबिलिटी दिखाया है, लेकिन कहीं पे वो बहुत ही लिमिटेड है कि वो स्कूल का जो सिलेबस था या IIT JEE का जो सिलेबस था, वैसे ही जैसे क्लास 6 में भी जो क्या था वो क्लास 8 तक के लेवल का ही था, है कि नहीं। बट रिकग्निशन का मतलब कि स्कूल के बाहर भी लोग रिकग्नाइज़ करें कि ये मैथ्स में गुड है और कुछ मेरे को गाइडेंस मिले कि हाउ टू बिकम ए मैथमेटिशियन, हाउ टू स्लोली बिल्डअप योर प्रोफाइल, हाउ टू स्लोली बिल्डअप योर प्रोफाइल एंड बिकम ए मैथमेटिशियन। और मैथमेटिशियन होने का क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है। और ऐसा मेरे मन में नहीं था कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल जाएगा मेरे को। मेरे मन में था कि एक करियर होता है और करियर बनाने में 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं और फिर धीरे धीरे अच्छा काम करते करते और रिकग्निशन पाते पाते उस अच्छे काम के लिए आप एक स्टेज में बहुत साल लग के आप वो स्टेज में पहुंचते हो जहाँ पे श्रीनिवासन रामानुजम या शकुंतला देवी जी पहुँचे थे। जैसे कि उस वक्त तो जैसे वो क्लास 11 में तो मेरा उम्र खाली 15-16 साल का था और मुझे मालूम था कि श्रीनिवासन रामानुजम तो 33 इयर्स में उनका डेथ हुआ था। बहुत दुखद है कि उनका डेथ इतनी जल्दी छोटी उम्र में हो गया, लेकिन उसके बाद भी मेरा जर्नी चलता रहेगा। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंस्टेंट सक्सेस या इंस्टेंट फेम वाला बात नहीं था। वो था मैथमेटिशियन वाला चीज़ था, वो भी साइंस के अंडर आता है, लेकिन उसमें भी सपोर्ट नहीं मिलना, उसमें भी वो सेम तरीके का बायस रहना कि मैथमेटिशियन बन के क्या ही कर लोगे, कोई टीचर बन जाओगे क्या, या मैथमेटिशियन बन के क्या ही कर लोगे, कितना ही कमा लोगे, ज़्यादा कमाई नहीं होता है। ऐसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों का वो ट्रॉमा होना और फिर वो ट्रॉमा से बाहर आना, यही था कि जब मैंने वो मैथ पेपर लिखा तो देन आई लुक्ड एट माय पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को अप्रोच किया कि अब मैंने ये मैथ पेपर लिखा है और मैं एक मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ और उस जर्नी में मैं इसको कैसे यूज़ करके, इसको एक स्टेपिंग स्टोन जैसा यूज़ करके या इसको एक सीड जैसा यूज़ करके कैसे आगे बढ़ूँ। तब मेरे को उसके थ्रू कोई एडवाइस या गाइडेंस नहीं मिला और मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, उनको नहीं मालूम होगा या उनको नहीं मालूम है, लेकिन बट मेरे को शायद खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कैसे मैथमेटिशियन बनते हैं और इसको यूज़ करके कैसे मैथमेटिशियन बना जा सकता है करके। और तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ठीक है, आप
नहीं बता सकते हो, आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग को नहीं मालूम है और शायद टीचर्स को भी नहीं मालूम है, आप लोग नहीं बता सकते, नहीं कर सकते हो, लेकिन पेपर को कैसे एक सीड जैसा यूज़ करके, एक स्टेपिंग स्टोन जैसा यूज़ करके मैथ्स में करियर स्टार्ट करना, उसका मैं गाइडेंस चाहता था अपने पेरेंट्स और टीचर्स से, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला। और मेरे को समझ में आया कि ऐसा कोई गलत बात नहीं है, उनको नहीं मालूम होगा, उनको नहीं मालूम है। तो और मैं समझा कि मेरे को खुद पता लगाना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ और एक मैथमेटिशियन बनूँ। और इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को एक वर्किंग कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, ताकि मैं सर्च कर सकूँ, कोई मेंटर्स शायद ढूंढ सकूँ, कुछ लोग को कांटेक्ट कर सकूँ, उनको ये पेपर भेज सकूँ और उनसे कुछ गाइडेंस ले सकूँ। लेकिन फिर उसमें भी मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को। और घर में एक कंप्यूटर था पहले से, लेकिन वो ख़राब हो रखा था वो टाइम से, उसको बोला कि खाली उसको रिपेयर करा दो, लेकिन उसको भी रिपेयर नहीं कराया। और बहुत टाइम तक वो टालते रहे, कुछ बोलते रहे। पहले मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड ने मेरे को चैलेंज किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी टीचर बोले तुम अपने स्कूल के टीचर से बात कराओ मेरा कि तुमको कंप्यूटर का ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी टीचर बोल दे कि कंप्यूटर का ज़रूरत है। और मैंने स्कूल के टीचर से बात कराया, मेरी मैथ्स टीचर से बात कराया, मेरी मैथ्स टीचर ने भी बोला कि हाँ आप इसका कंप्यूटर रिपेयर करा दो या नया कंप्यूटर दिला दो या जो भी, ताकि ये इस चीज़ में आगे बढ़ पाए। और कंप्यूटर्स की बात थी तो मेरे कंप्यूटर साइंस टीचर से भी मैंने बात करवाई अपने पेरेंट्स की, उन्होंने भी बोला कि हाँ दिलवा दो। और सबके पास कंप्यूटर था ही, मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे सबसे मैंने बात की, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जिसके पास घर में कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं था। लेकिन मेरे में आके बहुत बातें टाली गई, बहुत डिले किया गया, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, ऐसे करके बहुत बातें टाली गई, बातें बोली गई, लेकिन उसका अंत में कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अंत में हुआ यही कि पूरा 11th बीत गया, पूरा 12th बीत गया और एक बहुत ही डीप ट्रॉमेटिक इवेंट बन गया मेरे लिए ये। लेकिन अगर वो रहता तो मैं एक ट्रॉमा तो अगर नहीं भी सक्सेस होता, अगर नहीं भी मेरे को समझ में आता कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन एक वो तो रहता ना कि हाँ मैंने कोशिश किया, और एक वो तो रहता ना कि हाँ मेरे पेरेंट्स जितना समझ सकते थे, कर सकते थे, उतना उन्होंने मुझे हेल्प किया, गाइड किया। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट था जिससे उभरने में मेरे को बहुत साल लग गए। मेरा भाई ने मेरा हमेशा सपोर्ट दिया। यहाँ मेरे को याद है कि क्लास 11th-12th में भी मेरे भाई ने ही बोला हमेशा कि हाँ नहीं, आके पेरेंट्स को भी बोला कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए और ये सही चीज़ है करके। और हमेशा मेरा भाई मेरे साथ रहा है ओवर द ईयर्स, जब भी मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है, चाहे वो कितने भी घंटों की बात हो। और उसके अलावा एक थेरेपिस्ट का भी मैंने हेल्प लिया और वो थेरेपिस्ट से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरे मन में एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो गया था मैथ्स को लेके, और ये कॉलेज के वक्त ही क्रिएट हो गया था। और मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये मेंटल ब्लॉक नहीं हटेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा ज़िंदगी में। यहाँ तक कि जब कंपनी स्टार्ट करने के पहले भी, जब मेरा पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करने की भी बात थी, तब भी मैं बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उसमें भी कुछ मैथ कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहते हैं। और मेरे मन में पूरा एक मेंटल ब्लॉक था कि मेरे को नहीं मैथ्स में अच्छा बनना है वापस, और मेरे को नहीं करने हैं वो कैलकुलेशंस। बहुत बातें हैं उसमें, जैसे कि 11th-12th में हुआ क्या कि पेरेंट्स ने और टीचर्स ने बोला कि तुम IIT JEE के कोचिंग में कंसंट्रेट करो और IIT में एडमिशन पाने का देखो, और वही सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता रहता है जो इंडिया के ब्राइट स्टूडेंट्स लेते हैं। और किसी कजिन भाई की भी बात हुई जो मुझसे उम्र में बहुत साल बड़े थे, और वो इतने बड़े थे मेरे से उम्र में कि वो IIT क्लियर कर चुके थे, IIT में उनका एडमिशन हो गया था, IIT पास कर गए थे, फिर उसके बाद कुछ टाइम जॉब किया, और फिर उसके बाद IIM का एग्ज़ाम दिया, IIM में एडमिशन हो गया, IIM में पास हो गया, और फिर उस वक्त तक वो मेरे को मेरे मन में था एक मैथमेटिशियन बनने का रास्ता। और मेरे हिसाब से वही रास्ता मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मेरे को इतने साल से, और वो जो पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट था वो इतने साल से मेरे को दिखा रहा था। लेकिन फिर बात ये हो, जब 11th-12th में वो पेपर लिखने के बाद और वो एक्सप्रेस करने के बाद कि मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो वो बात वो करने लगे कि IIT में चले जाओ, फिर IIM में चले जाओ। देखो वो कजिन भाई भी वैसा किया था, और आज वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में। वो एक बहुत ही मेरे लिए ख़राब टाइम था। और तब अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं उस टाइम को और मेरे उस रिस्पॉन्स को, तो मेरे मन से आवाज़ आई कि सभी की चली राहों पे
चलना ही चलना है तो मैं गिरना चाहता हूँ, अगर यही जीतना है तो मैं हारना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने ज़िंदगी में सक्सेस हूँ या नहीं हूँ वो मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, और वो सक्सेस के क्या पैरामीटर्स हैं और क्या माइलस्टोन्स हैं वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। चाहे उसके कारण दुनिया वाले मुझे एक फेलियर समझे, चाहे उसके कारण मेरे खुद के माँ बाप भी मुझे एक फेलियर समझे। जब IIT JEE का रिज़ल्ट आया तो मेरे जूडो भाई का बहुत अच्छा रैंक आया और मेरा नहीं आया, और मेरा एक एडमिशन, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। वो ये सब इंसिडेंट्स के बावजूद मैं IIT का प्रिपेयर कर ही रहा था, सारे क्लासेस अटेंड कर ही रहा था, 12th का बोर्ड भी दिया, 12th के बोर्ड में भी 79% आए, और फिर कॉलेज भी एक अच्छा बहुत ही नामी कॉलेज इंडिया का IIT वेल्लोर में मेरा एडमिशन हुआ, और IIT वेल्लोर में भी BTech कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन कहीं वो मैं नहीं था जो उस कॉलेज गया, वो कहीं पे एक मेरी लाश थी जिसका एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में, और जो उस कॉलेज में एंटर किया। क्योंकि अभी और इतने साल बाद भी आज भी जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ और अपने कॉलेज के दोस्तों को याद करता हूँ तो एक बहुत बड़ा चीज़ जो निकल के आता है और मेरे को सामने में ऑब्वियसली दिखता है कि जो भी मेरे दोस्त भी हैं और वो सब वो लड़के हैं जिनसे मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में मिला था। जबकि अधिकतम लोग का ऐसा होता है कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर का रूममेट बहुत अच्छा ज़िंदगी भर का दोस्त बन गया जैसे, और फर्स्ट ईयर में जो भी हॉस्टल रूम था उसमें जो भी रूममेट्स थे, जो भी आस पड़ोस वाले थे, या पूरी जो बिल्डिंग थी हॉस्टल की, उसमें से कोई मेरा दोस्त ना ही उस वक्त था और ना ही आज है। और उसका कारण यही है कि मैं इतनी ख़राब मानसिक स्थिति में कॉलेज पहुंचा था कि मेरे में क्षमता ही नहीं थी कि किसी लड़के से भी दोस्ती बनाने की। सबका पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आया कि बाकी सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। सबका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को समझ में आया। जैसे कि मेरे को समझ में आया कि एक पहली बात तो एक चाइल्ड प्रोडिजी होना बहुत रेयर चीज़ होता है, और इंडिया तो दूर की बात पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ही कम स्कूल्स होते हैं या बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जिनको मालूम होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करना और कैसे गाइड करना। हमारे स्कूल में और इन जनरल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है कि उस लेवल का गाइडेंस, उस लेवल का सपोर्ट कोई कर दे। और मेरे को ये भी समझ में आया है कि जो सवाल की तलाश में था उसका असल में जवाब क्या था। जो मेरा मन में सवाल था कि इस मैथ पेपर को कैसे यूज़ करके मैथ्स का एक करियर स्टार्ट करना, तो मेरे को बहुत साल लग के समझ में आया कि उसका असली जवाब ये था कि मैं वो मैथ पेपर कोई जर्नल में पब्लिश करूं, और वो जर्नल में पब्लिश हुआ है इतने कम उम्र में का प्रूफ मैं यूज़ करके वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूं मैथ्स में एक बैचलर्स डिग्री के लिए, और वहाँ जाऊँ और वहाँ पे क्योंकि स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप एक बार जब कोई अच्छे कॉलेज पहुँच जाओ तो वहाँ पे होता है कि वहाँ पे उस लेवल ऑफ सपोर्ट आपको मिल सकता है कि आप असल में एक साइंटिस्ट बनने के लिए, मैथमेटिशियन बनने का डायरेक्शन वो दिखा सकते हैं। तो वो जवाब था जो मेरे को समझ में आया। और मेरे को समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे कि वो मेरे को किसी फॉरेन कंट्री भेजे किसी भी कारण से, वैसे नहीं थे। और ना ही वो स्कूल और ना ही अधिकतम स्कूल दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपको गाइड कर दे कि आप अपना पेपर किसी जर्नल में पब्लिश कर दो और उसको यूज़ करके आप वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। होता यही है कि सबको बोला जाता है कि तुम ब्राइट हो तो IIT JEE के लिए तैयारी करो, और वही टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था और वही उन्होंने मेरे को बताया। मैथ्स टीचर का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को समझ में आया कि जो असल में जो जर्नल में पेपर्स पब्लिश होते हैं वो बहुत कम पन्नों के होते हैं, और बहुत कम पन्नों में बहुत सी बातें उसमें कह दी जाती है। लेकिन मैंने जो लिखा था वो बहुत ज़्यादा पन्नों का था, और बहुत ज़्यादा उसको डीप में समझ के उसको कम पन्नों में बनाने की ज़रूरत थी, तब जाके वो किसी जर्नल में पब्लिश हो पाता। और वो लेवल ऑफ सपोर्ट शायद मेरी मैथ्स टीचर नहीं करना चाहती थी या नहीं कर सकती थी, या मैंने पन्ने इतने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए थे अपने पेपर में कि वो देख ही नहीं पा रही थी उसमें एक क्षमता कि वो एक जर्नल में पब्लिश होने वाला शॉर्ट और क्रिस्प पेपर बन सके। और मेरे को मेरे डैड का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि उनकी वो जिस दुनिया में रहते थे, वो जिस दुनिया में जिए थे, वो कभी ये बात सोच ही नहीं सकते थे कि एक 16 साल का लड़का कुछ ऐसा लिख सकता है जो दूसरे लोग के पढ़ने के लायक हो या कहीं पब्लिश होने के लायक हो। और भी मुझे
समझ में आया साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में भी, कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना कम है कि मेरे पिताजी हर दिन कई घंटे न्यूज़ पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और टीवी में न्यूज़ शोज़ देखते थे, लेकिन उनको बिल्कुल से नहीं मालूम था कि दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरीके का साइंटिफिक या मैथमेटिकल प्रोग्रेस हो रहा है। उनको लगता था कि जो भी मैथमेटिशियन होते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो 100-200 साल पहले ख़त्म हो चुका है, वो उस दुनिया में रहते थे। और उनका भी यही हाल था, थिंकिंग था। अधिकतम देशों में न्यूज़ का यही हालत है कि आप न्यूज़ देखते हो और आपको लगता है कि आपको देश और दुनिया की सबसे ज़रूरी बातें मालूम है और आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आपको बस यही मालूम है कि इस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन को क्या गाली दी। यहाँ पे मैं अपनी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे को समझ में आया कि मेरी बहन जो थी वो कभी भी, हम लोग सेम स्कूल में थे ही नहीं, और जब मैं 11th में था तब तो वो कॉलेज में थी और वो दूसरे शहर में थी। उनको मालूम ही नहीं था कि स्कूल में क्या वातावरण में मैं था और जिसके कारण मेरा एम्बिशन बना ज़िंदगी में मैथमेटिशियन बनने का। उनको बिल्कुल मालूम नहीं था और बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था, और इसीलिए उनको वो तरीके के सपोर्ट नहीं कर पाई। वो माता पिता को नहीं बोल पाई कि आप गलत कर रहे हो या आपको करना चाहिए, या ये बहुत अच्छा पेपर है और हाँ ऋषभ असल में मैथमेटिशियन बनना चाहता है और वो बन सकता है। तो ये भी नहीं मालूम था कि 6th-7th में एक तरीके से मैंने पूरा मैथ्स ही स्किप कर दिया था। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी कॉलेज में स्टार्ट हुआ। जब मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ और सेकेंड ईयर शुरू होने के पहले जो 1-2 महीने का छुट्टी होता है, उसमें मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुआ। उस वक्त मैं एक गेमिफाइड टू डू लिस्ट बनाना रहा था जिसका नाम लाइफ इन था। तो उसमें होता ऐसा था कि एक नॉर्मल टू डू लिस्ट जैसा था, लेकिन बट उसमें आप हर टास्क को पॉइंट्स भी असाइन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके कितने पॉइंट्स हुए हैं, और दिन के अंत में आप देख सकते हो कि दिन के अंत में कितने पॉइंट्स हुए हैं, और वो दूसरे दिनों के और हफ्तों के पॉइंट्स से आप कंपेयर कर सकते हो। उससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और अंत में जाके जब मैं 4th ईयर में था तब मैंने छोड़ दिया उस पर काम करना। और फिर जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में था, तब बाकी सारे स्टूडेंट्स जॉब्स के पीछे भाग रहे थे और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, और वही उनकी पूरी दिनचर्या था, वही उनका पूरा दुनिया था। लेकिन वहाँ उस वक्त मेरे मन में था कि नहीं, मेरे को ये जॉब में नहीं जाना है, मेरे को खुद का ही कुछ काम करना है, खुद का ही कुछ बिज़नेस करना है। तो उस वक्त मैं बहुत से साइड प्रोजेक्ट्स कर रहा था, और उस वक्त फ्रीलांसिंग भी मैंने ट्राई किया था कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। और फिर जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं कि आप तुम यहाँ आ जाओ, वापस ईरोड ही आ जाओ, और ईरोड में अपना बिज़नेस है, ईरोड में बिज़नेस ज्वाइन कर लो करके। और मेरे को लगा कि ठीक है कि हाँ वहाँ पे, क्योंकि जॉब वॉब तो मैं करना चाहता नहीं था, तो मैं बिज़नेस ही ज्वाइन कर लेता हूँ करके मेरे को लगा। और फिर इतने साल बाद आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि कहीं पे वो मे बी ऐसा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शायद कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ था। वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शायद कहीं पे शायद 11th-12th में ही स्टार्ट हो गया था। उसको शायद कोई बुक जैसा पब्लिश किया जा सकता है करके मेरे मन में था, लेकिन वही कोई गाइडेंस नहीं था, और बिना लैपटॉप इंटरनेट के क्या ही होता है आज, या उस ज़माने में भी। 2019 में जाके वो मैथ पेपर एक जर्नल में पब्लिश हुआ 10 साल बाद, और वो मैथ पेपर पब्लिश होने के बाद मुझे मन में एक बहुत शांति और सुकून मिला कि वो एक बड़ा स्टेप है जो पूरा हो गया है। और फिर अभी कोई भी ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं चाइल्ड प्रोडिजी था कि नहीं था, क्योंकि आप देख लो, ऑनलाइन सर्च करके देख लो, किसी भी पूछ के देख लो, चैट जीपीटी करके देख लो। बात यही है कि एक बहुत बड़ा चीज़ होता है एक स्कूल का लड़का कोई मैथ पेपर ऐसा लिखे जो किसी जर्नल में पब्लिश होने के लायक था। और वो पेपर पब्लिश होने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या मैं अब वापस उस लाइन में जाना चाहता हूँ, क्या मैं अब वापस एक मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ। तो मेरे मन से जवाब आया कि नहीं, अभी बहुत कुछ बदल गया है, मैं वापस एक मैथमेटिशियन नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक ये भी था कि मुझे ऐसा नहीं करना है कि मेरा जो पहले के जो गोल्स थे और मेरा जो पहले का विजन था लाइफ के लिए जो स्कूल के वक्त था, उसको मैं कम कर रहा हूँ। तो मैंने फ़ैसला लिया कि मैथमेटिशियन नहीं तो मैथमेटिशियन से कम भी नहीं। इस कहने का मतलब कि मेरा जो पहले लाइफ का विजन था वो मुझे अचीव करना है और उससे भी आगे जाना है, लेकिन एक किसी दूसरे फील्ड में। और वो दूसरा फील्ड मैंने एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ किया।
मैं एक नॉन प्रॉफिट से जुड़ा, और वो नॉन प्रॉफिट वो स्पेशल डिवाइस बनाते थे, और वो स्पेशल डिवाइसेस को वो अफ्रीका और दूसरे देशों के स्कूल्स में भेजते थे। और वो डिवाइस ऐसा था कि उसमें बहुत से एजुकेशनल कंटेंट प्री लोडेड होते थे। बिना इंटरनेट के, इंटरनेट यूज़ करके लोग उस एजुकेशनल कंटेंट को देख सकते हैं। वो संस्था से जुड़ा मैं, और उस संस्था के लिए भी मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया। और उससे मेरे मन में एक बहुत प्रोफाउंड चेंज आया कि मुझे समझ में आया कि एक कहीं पे एक बहुत प्रिविलेज पोजीशन में था मैं, जो इंडिया जैसे कंट्री में पैदा हुआ और गांव के ओनली, और पहले सीबीएसई स्कूल में पढ़ा और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और IIT JEE का कोचिंग सब था। और वहाँ पे वो बच्चे कैसे रहते हैं कि किसी नॉन प्रॉफिट को उनके स्कूल में इस तरीके के डिवाइस भेजने पड़ते हैं। तो एक कहीं अपना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है कि चेक योर प्रिविलेज। तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए, और वो भी हीलिंग जर्नी का एक पार्ट था ही कि लाइक उस वातावरण से आके इतना आगे बढ़ना ज़िंदगी में कि तुम इस तरीके के एक संस्था के साथ काम कर रहे हो और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। जुलाई 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरी दीदी ने बोला कि वो बहुत साल से जो बिज़नेस चला रही है उसमें उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, और अभी उनको लग रहा है कि बिज़नेस एक्सपैंड किया जा सकता है, और वो बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि तुम इस बिज़नेस में आ जाओ, और ये बिज़नेस हम लोग साथ में करते हैं। उस वक्त वो बिज़नेस खाली एक ही शहर में था, खाली बैंगलोर में था, और उन्होंने बोला कि हम लोग इसको एक इंडिया लेवल बिज़नेस बना सकते हैं कुछ सालों में। और तब मैंने कैंडिडमैन ज्वाइन किया, और आज बहुत गर्व से बोलता हूँ कि आगे और भी सपने हैं आगे, लेकिन वो एक सपना जो दीदी का था कि कंपनी को एक इंडिया लेवल में ले जा सकते हैं, वो सच हुआ है। क्योंकि आज हमारे ब्रांचेस हैं दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर में। कैंडिडमैन में होता क्या है कि हम जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं जो अधिकतम लोग शादी में पहनते हैं, चाहे दूल्हा खुद पहने या दूल्हे के परिवार वाले या दुल्हन के परिवार वाले पहने, वो कपड़ों को हम लोग रेंट में देते हैं। और यहाँ पे प्राइस बहुत कम रहता है, और इसमें भी एक पोएटिक मैथ्स है जो मेरे को लगता है। क्योंकि होता क्या है कि जो पूरे वर्ल्ड में सिस्टम फॉलो होता है कि वो मैन्युफैक्चर करता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब रहते हैं बीच में, जो हर प्राइस बढ़ाते जाते हैं, कोई 10%, कोई 30%, कोई 50% प्राइस बढ़ाते रहता है। और जब तक एंड में कस्टमर को मिलता है तब वो 4 गुना से 10 गुना ज़्यादा रेट में मिलता है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के। यहाँ पे हम लोग ने उस इक्वेशन को पूरा चेंज किया है। यहाँ पे हम लोग कुछ परसेंटेज बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उसको डिवाइड करते हैं। जो MRP होता है उसको 10 से डिवाइड करके हम लोग कपड़े रेंट पे देते हैं। और ये जो प्राइस है वो इतना कम है कि ये होलसेल प्राइस से तो कम है ही, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को भी कंपटीशन देता है। तो आइडिया, कैंडिडमैन के पीछे आइडिया ये था कि जो कपड़े होते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या अफोर्ड कर भी सकते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एनवायरमेंटल वेस्ट है। मतलब कि वेस्ट भी रिड्यूस हो और प्राइस भी रिड्यूस हो। और मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात से, और बहुत गर्व होता है मुझे कि आज के ज़माने में बहुत से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उससे भी ज़्यादा महंगे में होता है। लेकिन ये एक मॉडल है जहाँ पे आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, और जो प्राइस है उससे भी, जो पुराना प्राइस है उससे भी कम है। जैसे कि बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं कपड़ों के, वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि अप टू 80% ऑफ, कुछ कपड़े 0% ऑफ, कुछ कपड़े 10-20, लेकिन कुल मिला के कुछ लास्ट में 2-4 कपड़े होंगे जो अप टू 80% ऑफ। और लेकिन हमने इस फॉर्मूला को भी पूरा फ्लिप किया है। हम तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिनिमम 80% ऑफ, क्योंकि जो भी कपड़े हैं वो आप रेंट में ले रहे हो, और अगर आप एक दिन के लिए नहीं, ज़्यादा दिन के लिए भी आप ले रहे हो तो भी आप प्राइस चेक करोगे तो करीब 80% ऑफ मिल ही रहा है आपको। अब जैसे कि आप किसी दुकान में जाओ और आप 40-50 हज़ार रुपये का सूट खरीदो या शेरवानी खरीदो, चाहे एक दूल्हे जैसा, या ऐसे बहुत लोग, दूल्हे के अलावा भी बहुत लोग रिसेप्शन सब में महंगे कपड़े पहनते हैं। आप दुकान में जाओगे और उस तरीके का कपड़ा खरीदोगे, आपका बिल है 40,000 से 50,000, और उसमें टैक्स आ जाता है करीब 4-5 हज़ार, 6 हज़ार टैक्स आ जाता है। लेकिन आप वो उसी तरीके का कपड़ा आप रेंट पे लोगे, कैंडिडमैन से लोगे, तो एक तरीके से आप खाली टैक्स दे रहे हो, क्योंकि जो 4-5 हज़ार वहाँ पे टैक्स दे रहे हो आप, वो 4-5 हज़ार में वो पूरा कपड़ा ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और वहाँ का जो 40-50 हज़ार रुपये का
आके मेन प्राइस है वो यहाँ पे है ही नहीं जैसे। तो वो एक है पोएट्री मैथ्स में एक इस बिज़नेस में। ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने बहुत चीज़ सीखा है। अभी जो कैंडिड मैन कंपनी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और प्रॉफिटेबल तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है। कैंडिड मैन स्टार्ट करने के बाद बहुत बार बहुत से पिवट्स हुए हैं, बहुत बार मॉडल चेंज हुआ है। पहले जो था हम लोग लड़कियों में कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अब वो लड़कियों से कंसंट्रेशन हट के लड़कों में आया है। पहले हम लोग ऑनलाइन कंसंट्रेट कर रहे थे, वो ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन में आया है। और फिर जब हम लोग ऑफलाइन भी हुए तो हम लोग एक स्टोर्स जैसा चला रहे थे, वो स्टोर्स जैसा चलाए बिना अभी हम लोग प्रॉपर बड़े शोरूम्स चला रहे हैं। तो आपको वो एक दिखता है कि हाँ अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत, बहुत सालों की मेहनत है और बहुत बार जो बिज़नेस मॉडल चेंज हुआ है वो मेहनत कहीं लोगों को नहीं दिखती है। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। एक चीज़ है कि हाँ आप कोई एक्सिस्टिंग बिजनेस, कोई दूसरा दिन चला रहा है उसके जैसा ही आप कुछ खोल लो और आप देख लो कि उस बिज़नेस में वो क्या करता है, कैसे करता है, आइटम के क्या प्राइस रखे हैं, कैसे रखे हैं, क्या पॉलिसीज़ रखे हैं, क्या रखे हैं, कौन से आइटम वो सस्ते में दे रहा है, कौन से महंगे में दे रहा है, क्या कर रहा है, वो आप देख लो और वही चीज़ कर लो। तो वो मेरे ख्याल से कहीं पे एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसा नहीं है, वो एक है कि हाँ एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस खोला है आपने। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जब आप एक कुछ नया कर रहे हो तो बहुत चीज़ आपको फिगर आउट करना पड़ता है और बहुत समय लगता है उसमें, वो एक है। और फिर उसके अलावा भी कि आपको ये देखना है कि कैंडिड मैन स्टार्ट होने के पहले मैंने भी बहुत से अलग अलग स्टार्टअप्स ट्राई किए हैं और ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी ट्राई किए हैं, और मेरी दीदी ने भी बहुत से स्टार्टअप्स ट्राई किए थे कैंडिड मैन स्टार्ट होने के पहले भी। तो वो भी एक बात है कि बिजनेसमैन बन जाना इतना आसान नहीं होता है। पहले तो आप बहुत से अलग अलग आइडियाज़ पे बहुत मेहनत करो, वो चले नहीं चले, फिर उसके बाद कोई आइडिया चलता भी है तो वो भी बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों बाद चलना स्टार्ट होता है। एक तरीके से सपना था कि मेरा भी बहुत टाइम से कॉलेज के बाद जब मैं यूरोप में था तब भी मैंने अपनी दीदी को एक बार बताया था कि मेरा एक सपना है कि कोई अच्छा बिजनेस हो और ऐसा बिजनेस हो जो इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ में हो। तो वो सपना भी आज पूरा हुआ है। लाइक अभी मैं अगर अपना ज़िंदगी देखूं तो मेरे लाइफ से मेरा यही लेसन रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और एकदम छप्पड़ फाड़ के दिया है। एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली मिला, एक बहुत अच्छी दीदी मिली जो बहुत स्ट्रगल करके कैंडिड मैन खड़ा किया उन्होंने, और फिर मैंने ज्वाइन किया और अभी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक जुड़वा भाई मिला और IQ भर के दिया, चाइल्ड प्रोडिजी ही बना दिया भगवान ने। लेकिन कहीं पे जो एक कमी रह गई थी वो कमी इसी चीज़ की थी कि रिकग्निशन नहीं है और गाइडेंस नहीं है। तो ये रिकग्निशन और गाइडेंस के तलाश में ही मैंने शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया था, और आज मुझे बहुत खुशी है कि शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म में हमें बहुत रिकग्निशन मिला। और आज हमारे साथ एक मेंटर भी हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे मेंटर हैं जो बहुत सी कंपनीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं और बहुत से दूसरी कंपनीज़ को गाइड भी किया हुआ है उन्होंने। और शार्क टैंक के बाद बिज़नेस में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। रेवेन्यू और सेल तो बढ़ाई, और एक इमेज की भी बात होती है। आज जो मैं ये टॉक दे रहा हूँ वो भी कहीं पे वो एक ट्रॉमा को हील करने का ही जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि जैसे मैंने नोटिस किया है कि मैं अपने बारे में कुछ भी अच्छा बताने में बहुत हिचकिचाता हूँ सबके सामने। जैसे कि कोई मुझे मिले, कोई नया जन, अनजान जन से जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं ये नहीं कह पाता कि मैं कैंडिड मैन चला रहा हूँ और कैंडिड मैन 3 शहरों में प्रेजेंट है, और हम लोग शार्क टैंक में भी आए हुए हैं, और हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं मार्केट में, और बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस है। हम लोग रेंट में दे रहे हैं सेल के बिना, तो उसके कारण एक अलग आइडेंटिटी है हमारी। ये सब बातें मैं नहीं कह पाता हूँ, बल्कि उल्टे मैं बस ऐसा कहता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई एक छोटा सा कपड़े का दुकान हो, और इन्वेस्टर्स के सामने भी एक बहुत हिचकिचाहट है मुझे कुछ भी अच्छा बोलने में। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी हुआ कि एक इन्वेस्टर को मैंने अपना रेवेन्यू कम बताया, और शार्क टैंक के पिच के दौरान भी मैं ये बात बता ही नहीं पाया कि हम लोग ने पूरा प्रोप्राइटरी टेक बनाया है जो रेंटल के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है और हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स को स्केल में चलाने में बहुत हेल्प करेगा।
जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, जो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख रहे हैं कि कोई दूसरा रेंट पे देने वाला कंपनी जिस पे काम कर रहा हो। तो वो बात भी मैं नहीं बता पाया शार्क टैंक के स्टेज में भी। तो वही मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में जो एनवायरनमेंट था कि सब लोग मेरे को जानते हैं और सब लोग के मन में मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव इमेज है और बात है कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, वो कहीं पे मेरे मन में डर है कि कहीं उस दिशा में वापस तो नहीं मैं जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं अपने बारे में कुछ भी अच्छी बातें नहीं बता पा रहा हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मुझे और ज़्यादा इसके आगे और ज़्यादा हील होना है, तो मुझे सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करनी, अपने बारे में अच्छा बोल पाना है। अगर मुझे दूसरे लोगों को, तो मुझे सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे सबको बताना पड़ेगा कि मैं एक चाइल्ड प्रोडिजी था। और इसीलिए जब POI के टीम ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप अपनी कहानी बताइए, तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपना चाइल्ड प्रोडिजी होने का कहानी पहले बताऊंगा और कैंडिडेट का कहानी बाद में बताऊंगा। आज जब हर स्टार्टअप करोड़ों के लॉस में चल रहा है, हम करोड़ों के प्रॉफिट में हैं, और आज जहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए सुनने में आता है कि आधे % से लेकर 5% के प्रॉफिट में वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 20 से 30% के प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रहे हैं, वो भी एक्सपेंशन और इनोवेशन के साथ। अंत में मैं एक कविता कहना चाहूँगा कि मेरी इस कहानी से क्या सीख मैंने ली है, तो वो ये है, अपने ही समझ नहीं पाते हैं, हम खुद ही दीवारें बनाते हैं, कदम कदम पे रुक जाते हैं और सपनों को भुलाते जाते हैं। सालों बीत जाते हैं पर सपने कभी पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करना पड़ता है। बचपन के प्रोडिजी से लेकर आज एंटरप्रेन्योर का जर्नी सेल्फ डिस्कवरी, रेसिलियंस और रीइन्वेंशन का रहा है। अगर मेरी स्टोरी किसी एक पर्सन को भी इंस्पायर करती है ज़िंदगी में मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए, ट्रॉमा से उभरने के लिए और चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये सब शेयर करना पूरा वर्थ इट मानूंगा मैं।